हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पहले मीनिंग जानने से पहले लेमन टर्म में मैं आपको समझाना चाहूँगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मीनिंग क्या होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहीं ना कहीं एक वर्ड होता, आपने पढ़ा है इंग्लिश में कोऑपरेशन, जहाँ पे आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है क्या और आपका इसका मेन पर्पस क्या होता है, वो सारा हमें इस टॉपिक में स्टडी करना है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पे जब हम लीगली एक्ट की बात करेंगे तो आपके पास इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ईयर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है 1912। बहुत से बच्चे हैं जो पार्टनरशिप और आपके पास आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के ईयर के बीच में कंफ्यूजन रखते हैं। पार्टनरशिप के ऊपर जो एक्ट एप्लीकेबल है उसका ईयर है 1932 एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो एक्ट है वो है 1912। अब मीनिंग अगर इसका जाने तो आपके पास मीनिंग है, इट रेफर्स टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वॉलंटरी एसोसिएशन है। एसोसिएशन का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पर्सन एंड वॉलंटरी का मीनिंग होता है जो आपकी खुद की विश, खुद की विल से सामने आए हों, उनको किसी ने भी फोर्स नहीं किया है टू बी अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी। अब उसके बाद यहाँ पे वो साथ में आ रहे हैं जिनका मेन मोटिव है कि उनको क्या करना है, आपके मेंबर्स का वेलफेयर करना है। तो आपके पास जब भी हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मीनिंग स्टडी करते हैं तो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है आपकी ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि साथ में आए हैं अपने डिस्क्रिप्शन से और जिनका मेन मोटिव है आपके पास आपका वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टडी करनी है डिफरेंट काइंड की कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कहीं पे आप फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ेंगे, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज होगी, तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होंगी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होगी, आपके पास आपकी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होने के साथ साथ हाउसिंग कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होंगी। डिफरेंट टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अगर हम बात करें तो उसमें मेन मोटिव क्या होगा, एज द नेम इटसेल्फ स्पेसिफाइज, वो फार्मर्स के लिए काम करेगी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहीं ना कहीं छोटे आर्टिस्ट हैं जिनको आपके पास, जैसे कोई रूरल एरिया से बिलोंग करता है, कोई आपके पास रिमोट एरिया से बिलोंग करता है और उनको मार्केट तक एक्सेस करने में बहुत इश्यूज होते हैं, तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसे लोगों का ग्रुप होगा जो आपके पास ऐसे लोगों की, ऐसे छोटे आर्टिस्ट की हेल्प करेगी उनका प्रोडक्ट मार्केटिंग करने में। वेल दैट विल स्टडी इन डिटेल इन लेटर वीडियोस। आज के लिए जब हम बात करते हैं तो आपके पास सबसे पहले इसका मीनिंग और उसके साथ साथ इसके फीचर्स की स्टडी करते हैं। सबसे पहला फीचर आता है आपके पास वॉलंटरीली मेंबरशिप। जब भी हम बात करते हैं वॉलंटरी मेंबरशिप की, तो वॉलंटरी मेंबरशिप क्या कहता है कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से आ सकते हैं, आप अपनी मर्जी से लीव आउट कर सकते हैं, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा यहाँ पे और कोई आपके ऊपर कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस भी एप्लीकेबल नहीं होते हैं टू बी द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बस हाँ, नेचर का फर्क पड़ सकता है। जैसे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज में सिर्फ और सिर्फ आपके जो मेंबर्स होंगे वो फार्मर्स ही होंगे, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कंज्यूमर्स होंगे, बट इट इज टोटली एट योर विल। आप आए, आप जाएं, आपके ऊपर है, आपको कोई भी फोर्स नहीं करेगा। वॉलंटरीली हिंदी में अगर हम बात करें तो स्वेच्छा, आपकी इच्छा के अनुसार काम होता है। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस। आपके पास प्रॉपर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। रजिस्टर्ड करवाना यहाँ मैंडेटरी होता है। कोई भी ग्रुप ऑफ एसोसिएशन अपने नाम के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी तब तक नहीं लगा सकता जब तक उन्होंने आपके पास आपके एक्ट के अकॉर्डिंग खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवा लिया है। अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसके बाद ही आपको एक लीगल स्टेटस मिलेगा। आप लीगली अपने नाम से फिर चीज़ें कर सकते हैं और आपको वहाँ पे एक लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है आफ्टर गेटिंग योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। थर्ड पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। देखिए, उम्मीद है 2.1 से लेकर के अब हमारा ये 2.4 की जर्नी है, आपको क्लियर हुई होंगी आपकी कुछ चीज़ें। जब भी हम लिमिटेड लायबिलिटी की बात करते हैं तो लिमिटेड लायबिलिटी का ये मतलब होता है
कि आपके पास यहाँ पे जितना भी इन्वेस्टमेंट एक मेंबर ने किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट तक ही है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्लेम नहीं की जाएगी। तो लिमिटेड लायबिलिटी कहने का क्या मतलब है, जितना स्टेक आपका बनता है, ये कह लीजिए जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर अमाउंट तक ही होती है। कंट्रोल की जब हम बात करें तो यहाँ पे एक मैनेजिंग कमेटी होती है, विद इन द मेंबर्स आपके पास आपकी डिफरेंट पोस्ट होती है, ट्रेजरर की, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो सब आपके पास, सेक्रेटरी, ये 4 पोस्ट हैं जो आपके पास नॉमिनेट करते हैं और वो पूरा रन करती है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। तो विद इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद मेंबर्स ही आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, बाहर से कोई भी पर्सन आपके आकर के कंट्रोल नहीं करता है। सर्विस मोटिव, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, इनका मेन मोटिव होता है टू डू द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सपोज इफ आई टॉक अबाउट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आप लोगों ने स्टडी किया होगा, कहीं मोनोपोली जब हो जाती है एक सेलर की, तो वो क्या सोचता है, मेरी दुकान है ना यहाँ सिर्फ, तो मैं अपने रेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बेचूंगा। पेप्सी पे प्रिंट रेट 35 है, मैं 40 की सेल आउट करूंगा, अब इनको खरीदना तो पड़ेगा, गर्मी का टाइम है। तो वो सारी चीजें सोच करके एक्सप्लोटेशन ही तो कर रहा है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स का। और अगर वहाँ की सोसाइटी के लोग ग्रुप बना लें तो पर्टिकुलरली वो ग्रुप क्या करेगा, बाहर मार्केट से या दूर दराज के एरिया से चीजें खरीद करके ला सकता है और अपने मेंबर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। देयर विल बी प्रॉफिट दैट विल गो इन द पॉकेट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ओनली, और वो बाद में उनकी हेल्प के लिए ही यूज किया जाएगा। बट मेन मोटिव होता है आपके पास सर्विस मोटिव, कि वो अपने मेंबर्स की भी हेल्प करते हैं और जो नॉन मेंबर्स हैं वो भी आपके पास यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। आपने अपने टाउन में भी देखा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बसेस भी रन होती हैं रोड पे, तो वो सब क्या है, अल्टीमेटली पार्ट है आपके सर्विस मोटिव का। जो मेंबर्स रहेंगे उनको कंसेशनल रेट पे सर्विसेज मिलेंगी, जो नॉन मेंबर्स हैं उनको थोड़ा सा रीजनेबल रेट पे चीजें मिल जाएंगी, बट यस उनका भी कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का 1 पर्सन 1 वोट। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। एक सिंपल सा जो रूल फॉलो होता है वो है आपके पास आपका इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट, दैट इज 1 पर्सन 1 वोट। आप एक पर्सन है, आपको एक ही मताधिकार करने का अधिकार होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो 1 करोड़ रुपीज लगाया हुआ है, मैंने तो 2 करोड़ रुपीज लगाया हुआ है, या मैंने तो इतना पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा राइट्स मिलने चाहिए। ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं होता है। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपके पास स्टिपुलेटेड आपका पॉइंट है तो डिस्पोजल ऑफ सरप्लस करने का, कि आपका पर्टिकुलरली कितना परसेंट मेंबर्स की पॉकेट में जाएगा, कितना परसेंट फ्यूचर के लिए रिजर्व किया जाएगा। ये सारी चीज़ें डिसाइडेड की जाती हैं आपके पास आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, कि जितना भी हमने प्रॉफिट किया है उसको हम डिस्पोज ऑफ कैसे कर रहे हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास यहाँ पे। एक पॉइंट है कैश ट्रेडिंग। यहाँ कोई क्रेडिट ट्रेडिंग नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास आपका सामान कैश में बेचा जाता है। जैसे आप अपने नॉर्मली रिटेल शॉप्स पे देते हैं कि आपके पास वो आपका एक महीने का अकाउंट बना लेते हैं, आप जो सामान खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेडिंग चलती है, आप महीने के एंड में जाकर के उनको पे करते हैं। बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आपकी क्रेडिट ट्रेडिंग नहीं होती है, ओनली एंड ओनली कैश ट्रेडिंग इज फॉलोड। सारा का सारा सामान आपको कैश ट्रेडिंग पे ही दिया जाता है। 9th पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे आपके पास मेंबर्स का तो आपके पास है ही है सब्सक्रिप्शन का पॉइंट, उसके बाद गवर्नमेंट से एड्स मिल जाते हैं, लोन्स हैं आपके पास। तो अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पर्टिकुलरली फाइनेंस जो है वो अरेंज कहाँ कहाँ से कर रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि आपके पास आपके मेंबर्स तो आपको सब्सक्रिप्शन देंगे ही, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए तो आपको गवर्नमेंट भी ग्रांट देती है, आपको लोन्स भी मिल जाते हैं रीजनेबल रेट्स पे। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपके पास क्या क्या है। एंड लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट कंट्रोल। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना रहे हैं, लीगल स्टेटस है आपके पास और आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम भी करेंगे, तो गवर्नमेंट भी आपको लीगली कहीं ना कहीं आपके एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कंट्रोल करती है।
तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब वैसे तो आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 है ही, बट कुछ स्टेट्स में खुद का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट भी होता है, और वो स्टेट्स कौन कौन से आपको बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड चेन्नई, दीज 5 स्टेट्स हैव देयर ओन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। तो या तो आपके पास आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 जो पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट दीज 5 स्टेट्स, और आपके पास स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग सारे प्रोविजंस आपके फॉलो होते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।